काल महाविकास आघाडीची बैठक झाली। बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातून जिल्हा प्रमुखासह पदाधिकाऱ्यांसह प्रमुख नेते मंडळी कालच्या बैठकीला उपस्थित होती। केवळ 3 पक्षांनी या निवडणुकीमध्ये एकत्र येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये एकत्र जावं आणि कार्यकर्त्यांमध्ये कुठेही मतभेद असता कामा नये किंवा कार्यकर्त्यांचं मनोमिलन आणि पुढची दिशा यासाठी ती बैठक होती आणि त्या उद्देशानेच भाषणं झाली। परंतु कालपासून काही वावळ्या उठवल्या जात आहेत। महाविकास आघाडी मजबूत होत आहे, त्यामध्ये मिठाचा खडा टाकण्याचं काम हेतुपुरस्पर चाललेलं आहे असं मला दिसतं। कारण काल लोकसभेच्या जागांचं वाटप झाल्याच्या बातम्या आल्यात, त्यात काँग्रेसला 8 जागा दाखवल्या आहेत। ही केवळ मला वाटतं की अफवा आहे आणि अशा प्रकारच्या सीट शेअरिंगचा कुठलाही फॉर्म्युला निश्चित झालेला नाही आणि महाविकास आघाडी 3ही पक्ष भक्कमपणे एकत्र आल्यामुळे आपसात भिडवण्याचं काम या बातमीच्या माध्यमातून अशा बातम्या पेरून करण्याचं काम मला वाटतं सुरू झालेलं आहे। पण मी महाराष्ट्रातील सर्व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सांगू इच्छितो, कारण आम्हालाही बऱ्याच लोकांचे फोन आलेत की असा फॉर्म्युला ठरलेला आहे का, तर त्यांनाही हा संदेश जावा। त्यांच्यामध्ये काय गैरसमज आहे तर मला त्यांना सांगायचं आहे की बाबांनो, फक्त ही बैठक 3 पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची एकत्र बैठक होती आणि सर्व नेते आणि कार्यकर्ते पदाधिकारी एकत्र यावे हा उद्देश होता। यामध्ये कुठलाही फॉर्म्युला ठरलेला नाही, कुठल्याही सीट शेअरिंगच्या संदर्भामध्ये चर्चा झालेली नाही। या केवळ अफवा आहेत आणि अफवावर विश्वास ठेवू नका असा मला त्यांचा संदेश द्यायचा है। सर एक बार हिंदी में बता दीजिए, कल जो पदाधिकारियों की बैठक है उसमें क्या निर्णय लिया गया, किसने बैठक की? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव तीनों पार्टियां क्या मिलकर साथ लड़ेंगी? देखिए, तीनों पार्टियों की कल हम महाविकास आघाड़ी की बैठक कल यशवंतराव चौहान सेंटर में हुई थी और वो तीनों पार्टी के सब नेता और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर सब पदाधिकारी और पार्टियों के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट इनको बुलाया गया था और ये तीनों पार्टियों को आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में एक साथ आगे जाना है, लड़ना है और इसीलिए यह संदेश देने के लिए, और अगर सीटों में कोई कम ज़्यादा होता है तो कोई नाराज़गी नहीं दिखनी चाहिए, इसके बारे में भी पूछा गया। पर उसमें तीनों पार्टियां एक साथ लड़ने का विचार रखने के लिए ही कल की बैठक थी। सीट शेयरिंग के बारे में कोई वहाँ पे चर्चा नहीं हुई, ना नेताओं की चर्चा हुई। जो अफवाहें फैलाई जा रही कि जो तीनों पार्टियों में आपस में लड़ाया जाए, ये मुझे लगता है ये मकसद होगा। इसीलिए कांग्रेस को केवल 8 सीट की बात, जो बातें मीडिया में आ रही है, चर्चा में आ रही है, सोशल मीडिया में आ रही है, ये पूरी तरह से झूठ है, मनगढ़ंत है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। सीट शेयरिंग के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। ओपीएस को लेकर अभी तक जो है स्थिति जस्टिस बनी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट पर प्राइवेट एजेंसियों को हायर किया गया है कर्मचारियों को अपॉइंट करने के लिए। इसके पीछे किसको दोषी मानते हैं कि लंबे समय से पूरा मामला, जब आप लोगों की सरकार थी तभी की पूरी हालत है, अभी ये सरकार आई है, मामला अब उठकर बाहर आया है, कर्मचारी हड़ताल पर है, आम लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। नहीं, देखिए, ओपीएस के बारे में निर्णय लेने का अधिकार तो रूलिंग पार्टी का होता है, सत्ताधारी पक्ष का होता है। और आज की स्थिति जो है, मुझे लगता है कि ये सरकार ने इसके बारे में तुरंत निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो आपको सब पता है कि हेल्थ की क्या स्थिति हो रही है, लोगों का जान के साथ में खेला जा रहा है, हॉस्पिटल बंद पड़ते जा रही है, पेशेंटों की लाइन लगी हुई है, कोई उनका इलाज में बड़े तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है ओपीएस का मुद्दा जल्द से जल्द हल हो या कोई सम्मानजनक उसमें रास्ता निकाला जाए ताकि वो लोग भी समाधानी हो, उनको भी भरोसा हो, विश्वास हो। यह विश्वास देने का काम सरकार देने में कम पड़ रही है, ऐसा मुझे लगता है। और सरकार ने और प्रयास करके इस आंदोलन को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में तो ये पहले से ही क्लास 4 और क्लास 3 के बारे में आउटसोर्सिंग से ये पोस्ट फिलअप करने का काम शुरू हुआ था।
मैं सोचता हूँ कि अभी 75,000 जो पोस्ट भरने की बात हो रही थी स्टेट गवर्नमेंट में, और बड़ा गाजे बाजे के साथ में डंका पीट रहे थे कि हम लोग जल्दी करेंगे भरेंगे, और अब इस स्थिति में यू टर्न होना, तो महाराष्ट्र के जो लाइन में लोग हैं, बच्चे हैं, इसमें बेरोजगार है, उनको बहुत दुख इस बात से हुआ है। और वो लोग अब बोल रहे हैं कि ये सरकार झूठ बोलती है, इसके ऊपर भरोसा कैसा रखा जाए। तो ये आरोप पे आरोप जो सरकार के ऊपर है, इनके नीतियों की वजह से, इनके बयान को बार बार बदलने की वजह से है। मुझे लगता है कि जो 75,000 सीट जगह भरने की बात हुई, उसको आगे सरकार ने बढ़ना चाहिए, और ये मुद्दा भी तुरंत लोगों के तरुण यानी बेरोजगारों के बेरोजगारों को इससे बहुत परेशानी है, उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। कर्नाटक सीमा के जो गांव है 865 गांव, उनको महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य योजना देने का ऐलान किया है, लेकिन वहाँ के सीएम यानी कि कर्नाटक के सीएम पर है। मसला ये है कि दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये प्रश्न जो है सीमावाद का, ये बार बार उछाला जाता है। कोई हेल्थ की सुविधा देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये हल निकलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। दोनों जब उस गांव पे हक जता रहे, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आखिरी निर्णय तक दोनों स्टेट ने अपना इस बारे में कोई आगे बढ़ना या निर्णय लेना उचित नहीं होगा। रहा सवाल कि उन गांवों को तो अच्छा ही फायदा हो रहा है कि कर्नाटक भी दे रहे हैं, महाराष्ट्र भी दे रहे, मगर ये दोनों का फायदा उठाने के बाद वो जाएंगे कहाँ? तो उनकी मांग जो है, उनकी जो डिमांड है, वो महाराष्ट्र में रहने की है, महाराष्ट्र में शामिल होने की है। तो उसको नज़र में रखते हुए सरकार ने कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो महाराष्ट्र मराठी भाषी है, और मराठी भाषी महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, तो उनको रोकने का काम ना कर्नाटक ने करना चाहिए, और ना सर्वोच्च न्यायालय ने भी उचित निर्णय होकर इनको महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि वो विरोध करे। अभी ऐसे बहुत सारे गांव हैं, चंद्रपुर जिले में राजूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जीवती तालुका है, वहाँ पे 11 विलेज ऐसे है कि दोनों वहाँ पे ग्राम पंचायत में दोनों राज्यों के सरपंच चुने जाते हैं। मतलब वो सरपंच के ऊपर सरपंच जो चुना जाता है इलेक्शन में, तो उसको आंध्र प्रदेश तेलंगाना भी मदद करती है और महाराष्ट्र सरकार भी देती है। इतना पैसा आ रहा है दोनों ग्राम पंचायतों को, 11 ग्राम पंचायतों को। गांव का विकास तेजी से हो रहा है। अब इसमें भी अगर सुविधा मिलती है तो कर्नाटक सरकार ने इसके खिलाफ या इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लोगों के सुविधा को मिलती है तो उसको मिलने देना चाहिए। सर, आपत्कालीन व्यवस्थापन मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून 7,800 कोटींची कामं हाती घेण्यात येणार आहेत। त्यामध्ये लिस्टेड कंपन्यांना टेंडर न देता किंवा जागतिक पातळीवर हे टेंडर न काढता जे शासकीय कंपन्या आहेत, 3 कंपन्या, त्यांना हे कामं देण्यात येणार आहेत। आणि ही कुठेतरी सनदी अधिकाऱ्यांकडून जी लॉबिंग सुरू आहे ते निधी मिळवण्यासाठी। असं आहे की मला माहीत आहे, मी त्यावेळेस या खात्याचा मंत्री होतो। कोकणातील ज्यावेळेस नेहमी कोकणावर संकट येतं त्यावेळेस कायमस्वरूपी उपाययोजनेसाठी आपण त्यामध्ये अंडरग्राउंड केबलचं काम असेल, शेल्टर बांधण्याचं काम असेल आणि धूप प्रतिबंधक बंधारे बांधण्याचं काम, हे 3 कामं महत्त्वाची होती त्यामध्ये। यासाठी म्हणून त्यावेळेस आपण ही 7,000 कोटी रुपयाचा प्रावधान केलेला होता। सरकार बदलली, पण त्यावेळेस आम्ही असं म्हणालो होतो की केंद्र सरकारच्या ज्या कंपन्या आहेत, लिस्टेड कंपन्या, सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या PSU आहेत, त्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या PSUलाच काम द्यावं आणि ते काम त्यांच्याकडून करावं असा एक सूर त्यावेळेस निघाला होता। परंतु आता ज्या शासकीय कंपन्या तुम्ही उल्लेख करताय त्या राज्य स्तरावरच्या आहेत की केंद्र सरकारच्या आहेत, अद्याप तरी मला वाटतं की काही कंपन्यांना LOI दिला आहे, तो केंद्र सरकारच्या कंपन्यांना दिला आहे। आमचं लक्ष आहे यावर। जर काही त्यामध्ये गैरप्रकार होत असेल तर आम्ही सरकारला सोडणार नाही, याची सर्वकष चौकशीची मागणी करू आणि ती केल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही।